बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद वक़ार है। जैसा कि आप और मैं मिलकर एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़ को सीखते हैं, तो आए आज उस लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास एक एमसीक्यूज़ है, वो कहता है कि विच ऑफ दी जी सॉरी अच्छा वो कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डाइकॉट सीड। तो पहली बात तो ये है कि डाइकॉट ऐसे सीड को कहते हैं जिसके दो हिस्से होते हैं। मतलब कि सेफर एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है। इन दोनों के अटैच होने से अगर कोई सीड बने तो हम उसको डाइकॉट कहते हैं। अब देखिए, राइस चावल का जो दाना होता है वो सिंगल पीस होता है। व्हीट के अंदर थोड़ा सा निशान तो होता है, लेकिन बैक एंड पे वो क्या होता है, पूरा एक सीड के तौर पर काम करता है। मकई का एक ही दाना होता है। तो ये जो दालें हैं, पल्सेस हैं, उसके जो बीज होते हैं उसके दो हिस्से आपस में जोड़ते हैं इस तरह से, उसको हम डाइकॉट कहते हैं। जैसे मैंगो की गुठली होती है, उसके भी दो पार्ट्स होते हैं। डन। तो डाइकॉट का सही ऑप्शन क्या बनेगा? पल्सेस बनेगा। पहले इनको एंजियोस्पर्म्स भी कहा जाता था। एंजियोस्पर्म्स का मतलब ये है कि ऐसे पौधे जिनके फूल होते हैं वो मोस्टली जो है ना क्या होते थे, डाइकॉट होते थे। लेकिन आजकल इस क्लासिफिकेशन को जो है ना लेफ्ट आउट कर दिया गया। खैर, अब ये याद रखेंगे डाइकॉट्स क्या हैं, पल्सेस हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। नेक्स्ट है हमारे पास, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये होता है जो वक्त के साथ साथ डिकम्पोज हो जाए, गल सड़ जाए। जैसे कोई पौधा मर जाता है तो वक्त गुजरने के साथ साथ वो क्या हो जाता है, जमीन के अंदर गल सड़ जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो सही जवाब है दैट इज बेसिकली पेपर। क्योंकि पेपर जो है ना वो सेलुलोज से बना होता है। मैंने इस वजह से एग्जांपल भी ऊपर पौधे की दी थी कि पौधा वक्त के साथ क्या हो जाता है, गल सड़ जाता है। पेपर जितना भी बनता है वो सेलुलोज पल्प से बनता है। इस वजह से पेपर वो अगर ज़मीन में दबा दिया जाए कुछ अरसे के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, बाकी चीज़ें नहीं होंगी। एल्यूमिनियम मेटल है, ये भी नहीं होगा। प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, ये भी नहीं होंगे। डीडीटी जो है ना ये सिंथेटिक, ये याद रखिएगा एमसीक्यूज़ के लिए, ये सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड्स का मतलब होता है इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो दवाई यूज होती है। अगर वो इसका केमिकल नाम पूछे तो इसका नाम है डाइक्लोरो, दूसरे डी से है डाइफिनाइल, फिर है ट्राइक्लोरो इथेन। इसको 1874 में डिस्कवर किया गया था मलेरिया के लिए, यानी कि मलेरिया को ख़त्म करने के लिए डीडीटी का इस्तेमाल होता था। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इसका साइंटिफिक नाम है। इस पे भी एमसीक्यूज आएगा। ये सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स है, तो ये भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, बेसिकली पेपर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बैक्टीरियल डिजीजेस आर फाउंड इन। अब सबको पता है कि बैक्टीरिया पौधों को भी बीमारियां फैलाते हैं, जानवरों को भी फैलाते हैं और इंसानों के अंदर भी फैलाते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हमारे पास क्या होगा, ऑल ऑफ दीज के बैक्टीरियल डिजीजेस हर जानदार को इन्फेक्ट कर रही होती है, चाहे वो पौधा है, जानवर है या इंसान है। नेक्स्ट है कि विच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। तो अगर मैं बेरी बेरी को देखूं तो बेरी बेरी बड़ा मशहूर एमसीक्यूज भी है। ये विटामिन B1 की कमी की वजह से प्रोड्यूस होता है। विटामिन B1 को थायामीन भी कहा जाता है। तो थायामीन की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होती है, ये ऑप्शन एक्सक्लूड हो गया। फिर है हमारे पास जो है ना टेटनी। टेटनी जो है ये बेसिकली कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। टेटनी इनवॉलेंट्री मसल कंट्रैक्शन है। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है मैं जान कर के हाथ बंद करता हूं, लेकिन जो है ना बेसिकली जब इनवॉलेंट्री मैं ना चाहूं फिर भी हाथ मुड़ना शुरू हो जाए तो दैट इज बेसिकली टेटनी। फिर है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर जो है ये बेसिकली प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से है। अगर प्रोटीन, ऐसी खुराक आप खा रहे हो जिसमें प्रोटीन की कमी है तो जो डिजीज होती है वो क्वाशियर होती है।
इसकी वजह से एडिमा हो जाता है, पेट का बढ़ जाना, और उसके अलावा जो है ना फैटी लीवर का होना, तो वो क्या होते हैं क्वाशियोर्कर की वजह से होते हैं। तो अब एक ही रह गया ऑप्शन डेल्टा हमारे पास सही ऑप्शन है कि आयरन की कमी की वजह से हमें क्या होता है, एनीमिया होता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स, एनीमिया कहते हैं खून की कमी को, ये बीमारी नहीं है, ये कंडीशन है बेसिकली, इसने तो डिजीज लिखा है लेकिन एनीमिया एक कंडीशन है जिसमें खून की कमी हो जाती है, क्योंकि आयरन जो है वो ज़रूरी है रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए। जब रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए आयरन ज़रूरी है, आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो आरबीसी कम बनेंगे, आरबीसी कम बनेंगे तो ऑफ कोर्स खून के अंदर उनकी कंसंट्रेशन कम होगी, तो कंडीशन कौन सी प्रोड्यूस हो जाएगी, एनीमिया प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस वजह से इसका सही ऑप्शन क्या बनेगा, एनीमिया बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कार्बन। अब देखिए ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में भी कार्बन मौजूद होती है, चारकोल कोयल की किस्म है, इसमें भी कार्बन मौजूद है, सूट, सूट कहते हैं राख को, राख के अंदर भी कार्बन मौजूद होती है। तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन है हीमाटाइट। हीमाटाइट जो है ना बेसिकली फेरस ऑक्साइड्स होते हैं, Fe2O3, इसके अंदर कोई कार्बन मौजूद नहीं होती। तो हमारा सही जवाब जो बनेगा वो क्या बनेगा, हीमाटाइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज वेव्स इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनमें से कौन सी वेव्स है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। साउंड वेव्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, अल्ट्रासोनिक वेव्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, तो अल्फा वेव्स ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो बनेगा नन ऑफ दीज बनेगा। और सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। इसको मैं लिखूंगा एक सेंटेंस, आपने भी याद रखना है इसको। एक बंदे का मैंने ऐसे नाम लिखा जिसका मैंने नाम रखा रैगिंग मार्टिन, उसके बाद मैंने लिखा इन्वेड्स वीनस यूजिंग एक्सरे गन। एक बंदा था रैगिंग मार्टिन, इन्वेड्स वीनस, उसने वीनस को इन्वेड किया यूजिंग एक्सरे गन। अब इससे आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो याद रह जाएगा। रैगिंग का मैंने आर बड़ा लिखा तो इसका मतलब होता है रेडियो वेव्स, मार्टिन का एम बड़ा है तो माइक्रोवेव्स, आई से इंफ्रारेड, और वीनस से विजिबल लाइट, ये जो हमारी रोशनी होती है। यू से है अल्ट्रा वायलेट, वो शुआएं जिनको ओजोन छानती थी। एक्स रेज वैसे आ गया है, और गन स्टैंड्स फॉर गैमा रेज। अब देखें एक्स रेज, गैमा रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इनमें से कोई भी वेव यहाँ पे नहीं लिखी हुई। तो आप ये एक्रोनिम याद रखोगे कि रैगिंग मार्टिन इन्वेड्स वीनस यूजिंग रेडियो एक्स रेज गन। तो जितने भी उसके पहले लेटर्स हैं उनसे क्या बनता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा हमारे पास, नन ऑफ दीज, उन वेव्स में से कोई वेव नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट जो कहता है हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर व्हिच ऑफ दीज। तो हाइग्रोमीटर जो है वो बेसिकली रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन बीटा इसका क्या बनेगा, सही जवाब बनेगा। हम बाकियों को भी देख देते हैं। लेटेंट हीट को मापने के लिए कैलोरीमीटर यूज होता है, ये भी आप एमसीक्यूज के लिए याद रखोगे। अब एयर प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर यूज होता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये सिर्फ प्रेशर को करता है। अगर वो पूछ ले एयर वेलोसिटी या एयर की स्पीड या किसी गैस की स्पीड, गैसेस, एयर बेसिकली गैसेस का ही वॉल्यूम है, गैसेस ही हैं जो एयर बनाती हैं, तो फिर आप लगाओगे एनीमोमीटर। तो मैंने आपको यहाँ से 3 से 4 एमसीक्यूज बताए हैं कि एयर वेलोसिटी, स्पीड या किसी गैस की वेलोसिटी को मालूम करना हो तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा वो एनीमोमीटर यूज होगा, और अगर हवा का प्रेशर मालूम करना हो तो बैरोमीटर, लेटेंट हीट मालूम करनी हो तो कैलोरीमीटर, और अगर ह्यूमिडिटी मापनी हो तो क्या यूज होता है, हाइग्रोमीटर यूज होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कहता है कि एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी जो है ना वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक एनर्जी जो है कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट चेंजेस इट्स शेप। एनर्जी को ना ही हम पैदा कर सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एनर्जी एक शेप से दूसरी शेप के अंदर क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे मैं किसी कप को गिराऊं नीचे, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है जब वो नीचे ज़मीन से स्ट्राइक करेगा तो फिर वो टूट जाएगा। कुछ काइनेटिक एनर्जी उसके फ्लाइंग पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ एनर्जी जो है ना वो साउंड के अंदर क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो दैट मीन्स कि ये जितनी भी यूनिवर्स है इसमें एनर्जी जो है वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। इस वजह से इसने इस ऑप्शन क्या लगाया, कांस्टेंट लगाया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वो कहता है कि व्हाट इज कैजीन। सबसे पहली बात तो यह कि कैजीन जो है ये प्रोटीन है और ये जो है ना मिल्क प्रोटीन है, तो इसका ऑप्शन बीटा जो है वो क्या बनेगा, सही बनेगा। और आप ये भी याद रखिएगा कैजीन जो है ये मिल्क को वाइट कलर देती है, यानी कि दूध का जो सफ़ेद रंग होता है, एमसीक्यूज के लिए भी आप याद रखोगे, वो भी कैजीन की वजह से होता है। और कहीं कहीं पे कभी कभी पूछ लेता है काउ मिल्क के अंदर जो कैजीन है उसकी कंसंट्रेशन 80% होती है। काउ मिल्क के अंदर कैजीन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 80%, और ये मिल्क को क्या देती है, वाइट कलर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। विच ऑफ दीज इज यूज्ड एज अ कंट्रोलर रॉड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो यूरेनियम तो यूज होती है, एनरिच होती है न्यूक्लियर फिशन के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो प्रोसेस चल रहा होता है वो फिशन का चल रहा होता है, और फिशन के थ्रू जो न्यूक्लियाई है वो टूटते हैं और उनसे न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अब ये जो कैडमियम है ये बेसिकली मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर है 48। ये न्यूक्लियर रिएक्टर में इन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है। क्या करती है, ये एब्जॉर्ब करती है कैडमियम। तो इस वजह से उसने कहा कि जो क्या चीज़ है जो कंट्रोलर रॉड के तौर पर इस्तेमाल होगी न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, कैडमियम बनेगा। आज के लिए इतने ही एमसीक्यूज थे। होपफुली आपके लिए लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह।